हेलो। मैं वीडी पारा सर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की मेरी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, हमारी उत्तर व्यवहारवाद को लेके कई क्लास हुई हैं जिनमें हमने गहनता से उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन किया है। आज की हमारी क्लास होगी उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना एवं महत्व। साथ ही हम ये देखेंगे कि व्यवहारवाद के बाद जब उत्तर व्यवहारवाद आया तो उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की किन कमियों को दूर किया और अपने अध्ययन के क्षेत्र को किस तरह विस्तारित किया। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत भी कुछ कमियां हमने देखी, हमें दिखाई दी। उनका भी अध्ययन हमें करना नितांत आवश्यक है ताकि हम एक तरह से आलोचनात्मक या समालोचनात्मक दृष्टि से उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन कर पाएँ। साथ में ही हम इसके महत्व को देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद किस प्रकार राजनीति विज्ञान में आया और इसका क्या योगदान रहा। देखो साथियों, यद्यपि उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण के दोषों को समाप्त कर राजनीति शास्त्र को एक नया विज्ञान का रूप दिया है, फिर भी अनेक आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। इसमें पहला आधार है अंतर्विरोध। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों को महत्वपूर्ण माना है, किंतु इसके कारण उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध भी पैदा हुए हैं, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य प्रदान, आदर्शवादी, व्यक्तिनिष्ठ के साथ ही मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी व वस्तुनिष्ठ भी बनाना चाहते हैं, जबकि यह असंभव है। देखो विद्यार्थियों, उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत अंतर्विरोध का दोष इसलिए आ जाता है क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत परंपरावाद एवं व्यवहारवाद दोनों की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिन पर ये दोनों अवधारणाएं फोकस करती हैं, उनको एक साथ उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है। एक तरफ जहाँ परंपरावादी अध्ययन मानपरक हैं, वहीं व्यवहारवादी अध्ययन तथ्यपरक हैं, और इन दोनों को एक साथ उत्तर व्यवहारवाद ने अपने अंदर ले लिया है। इसी वजह से ये उत्तर व्यवहारवाद को इस आलोचना का शिकार होना पड़ा कि इसके अंदर एक अंतर्विरोध का दोष है। दूसरा है इसमें है अवैज्ञानिक। उत्तर व्यवहारवादी तकनीक से पहले सार को महत्व देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे पहले शोध का उद्देश्य तय करते हैं और फिर उद्देश्य की पुष्टि के लिए तकनीक का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उनका अध्ययन पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, अतः इसे अवैज्ञानिक कहा जा सकता है। देखो इस आलोचना में ये कहा गया है कि एक तरह से इसमें जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हमारा शोध है, हम सिद्धांत निर्माण कर रहे हैं, तो उसके उद्देश्य को पहले तय कर दिया जाता है ताकि वह प्रासंगिक हो। और जब हम उद्देश्य को पहले तय कर देंगे, तकनीक का इस्तेमाल बाद में करेंगे, तो ये माना जाता है कि हम इस दिशा में जाएंगे। ये इसका एक अवैज्ञानिक संबंधी दोष है कि यह प्रक्रिया अवैज्ञानिकता लिए हुए है। तीसरा है अमेरिकी राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधि। व्यवहारवाद की भांति उत्तर व्यवहारवाद भी अमेरिकी राजवैज्ञानिकों की विश्व को देन है। देखो साथियों, डेविड ईस्टन का संबंध अमेरिका से है। डेविड ईस्टन ही व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद दोनों के प्रणेता रहे हैं, जन्मदाता रहे हैं। उन्होंने ही अपने विचारों के द्वारा इन दोनों क्रांतियों को बढ़ावा दिया है, किंतु व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से दोनों में एक आधारभूत अंतर है। जहां व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता अत्यधिक शोध के प्रति थी, वहीं उत्तर व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता उस प्रासंगिकता के प्रति है जिसे अमेरिकी राष्ट्र हितों व मूल्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। साथ ही उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसाय के राजनीतिकरण की जिस आवश्यकता पर बल दिया, वह विश्व स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षार्थ प्रतिबद्धता का आह्वान है। तो देखो साथियों, ये आलोचना की जाती है कि
व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद दुनिया के जो तमाम देश हैं एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के, उन देशों की समस्याओं जो कि जिनमें दिन प्रतिदिन घट रही थीं उस समय और आज भी, उन समस्याओं की प्रासंगिकता के संदर्भ में कम महत्व रखते हैं। एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं और अमेरिकी मूल्यों को ही इसमें बल दिया गया है। आलोचकों के द्वारा यह आलोचना उत्तर व्यवहारवाद की गई है। अगला बिंदु, केवल उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधि। उत्तर व्यवहारवाद ने मानव मूल्यों की रक्षा पर बल दिया है। व्यवहारवाद में ये मूल्य केवल उदारवादी विचारधारा से संबद्ध हैं। ये मूल्य समाज एवं समुदायों के ऊपर व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी उदारवादी मूल्यों को ही स्वयं सिद्ध एवं शाश्वत मूल्य स्वीकारते हैं, जबकि इन मूल्यों का मात्र अपेक्षित महत्व है। देखो विद्यार्थियों कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत उदारवादी मूल्यों पर ही प्रमुख रूप से बल दिया गया है। इनको कुछ विचारक एक तरह से यथास्थितिवादी विचारधारा कह देते हैं कि जो चल रहा है उसी के ये समर्थक थे। दुनिया में जो लोकतंत्र चल रहा है वह लोकतंत्र ही चलता रहे। एक तरह से जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन नहीं हो, इसीलिए ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देते हैं, स्वतंत्रता को एक महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं। अन्य जो राजनीतिक मूल्य हैं उनकी इसके अंदर उपेक्षा की गई है, आलोचक ऐसा मानते हैं। तृतीय विश्व के लिए सीमित महत्व। उत्तर व्यवहारवाद ने अपने मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु तृतीय विश्व अर्थात एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी महाद्वीपों की राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट से जूझती लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से इन मूल्यों का भी सीमित महत्व है, क्योंकि यहाँ प्रथम आवश्यकता आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना है। अतः ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विकास के प्रसंग में मूल्यों पर बल देती हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों पर आधारित विकास पर बल देते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के दोषों को दूर करने का प्रयास है। इसमें बुद्धिजीवियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजवैज्ञानिक अपने युग के सामाजिक प्रश्नों के हल अपने शोधों के द्वारा खोजें। यह उनका प्रथम उत्तरदायित्व है। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तारक आंदोलन कहना उचित है। देखो साथियों, निश्चित रूप से उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद का विकास किया है, उसको विस्तारित किया है, उसको आगे बढ़ाया है। व्यवहारवाद के अंदर जो मुख्य खामी थी कि इसमें मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया, इस खामी को या इस दोष को दूर किया गया इसके अंतर्गत, और बुद्धिजीवियों को इस ओर प्रेरित किया गया कि वो तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का निदान अपने सिद्धांतों में खोजें, ढूंढें, ताकि उनके शोध सार्थक बन सकें और उनका गौरव, प्रतिष्ठा समाज में पुनः कायम हो सके। अगले बिंदु के रूप में हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद का महत्व। उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरावाद तथा व्यवहारवाद दोनों के दोषों को त्यागा है तथा इनके गुणों में उचित सामंजस्य स्थापित किया है। उदाहरण के लिए परंपरावाद ने शास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों और मूल्यपरक अध्ययन पर बल दिया है, जबकि व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक तकनीकों एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन को मान्यता दी है। इन दोनों के विपरीत उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यपरक अध्ययन व वैज्ञानिक तकनीक दोनों को ही अपनाया है, अर्थात इसके अंतर्गत तथ्य मूल्य समन्वय को स्वीकार किया गया है। निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम उत्तर व्यवहारवाद के महत्व को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पहला, प्रासंगिकता एवं क्रियानिष्ठता पर बल। देखो विद्यार्थियों,
उत्तर व्यवहारवाद का सबसे प्रमुख लाभ है, जिस लाभ से व्यवहारवाद के दौरान राजनीति विज्ञान अछूता रहा, वह लाभ प्रासंगिकता का है। निश्चित रूप से उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत शोधों की प्रासंगिकता पर बल दिया गया। यह आह्वान किया गया कि राजवैज्ञानिक इस प्रकार से शोध करें कि उनके शोध समाज के लिए सार्थक बन सकें, समाज को एक बेहतर दिशा में ले जा सकें। क्रियानिष्ठता पर बल दिया गया। इसमें ये तय किया गया कि राजनीति विज्ञान को एक तरह से जो मनन विज्ञान के रूप में है, चिंतन विज्ञान के रूप में है, उसको कर्म विज्ञान बनाया जाए। सामाजिक दायित्वों के प्रति उन्मुख राजनीति विज्ञान को किया गया कि जो राजवैज्ञानिक हैं, उन राजवैज्ञानिकों के क्या दायित्व होने चाहिए, उन दायित्वों की तरफ उन्हें कार्य करना होगा। राजनीति विज्ञान में मूल्यों को पुनः स्थापित किया गया, जो व्यवहारवाद के दौरान मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के रूप में खत्म हो गए थे। व्यवहारवाद में तथ्यों का अध्ययन ज़्यादा था, अध्ययन तथ्यपरक थे। पुनः मानपरकतावाद की ओर उत्तर व्यवहारवाद ने बढ़ावा दिया। उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत मूल्य सापेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया। चौथा बिंदु, सार वस्तु को तकनीक पर वरीयता दी है। ये स्पष्ट है कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत तकनीक को भी नहीं छोड़ा है, लेकिन तकनीक और सार वस्तु, इन दोनों में से अगर हमें किसी एक चीज़ को चुनना है तो निश्चित रूप से उत्तर व्यवहारवादी सार वस्तु को चुनेगा और व्यवहारवादी तकनीक को चुनेगा। तो सार वस्तु को प्रतिष्ठित करने का कार्य उत्तर व्यवहारवाद ने किया है। उत्तर व्यवहारवाद ने कहा है कि हम तकनीकी छोड़ सकते हैं, लेकिन उस सार को नहीं छोड़ेंगे जो सार शोध के द्वारा निकाला जा रहा है, तय किया जा रहा है, जिसकी महत्ता है, जिसकी प्रासंगिकता है, उसको हम वरीयता देंगे। अगला बिंदु, राजवैज्ञानिकों के सम्मान की बहाली की है। निश्चित रूप से उत्तर व्यवहारवाद ने राजवैज्ञानिकों के सम्मान की बहाली की है, क्योंकि जो राजनीति वैज्ञानिक तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान अपने शोधों के द्वारा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे, उत्तर व्यवहारवाद ने ये कहा कि शोध सार्थक बनाने होंगे। तब इस प्रकार के शोध आए जिन्होंने अपनी सार्थकता सिद्ध की। निश्चित रूप से उन्होंने राजवैज्ञानिकों के सम्मान की बहाली की। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की संतुलित एवं आधुनिकतम विकास की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। देखो साथियों, इसी जो परंपरावाद, व्यवहारवाद के बाद जो अंतिम कड़ी थी वो उत्तर व्यवहारवाद है। उत्तर व्यवहारवाद हम कह सकते हैं कि विकास की उच्च अवस्था है, जिसके अंतर्गत परंपरावाद एवं व्यवहारवाद दोनों को समन्वित रूप में रखा है। धन्यवाद साथियों।